हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है। दो मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं जून 2020 एग्जाम के लिए। आज जून 2020 एग्जाम के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट दो मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1 पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो यहां पे हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वो सेट है जिसके अंदर में क्वेश्चन पेपर भी है और साथ ही में सोल्यूशन भी किया हुआ है। तो जो अच्छा पोर्शन रहेगा उसको हम लोग साथ साथ में कैलकुलेट करेंगे, बाकी पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हमारा पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का सेट 1 जो पहला मॉक टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा है। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए के अंदर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ये सेक्शन ए के अंदर में हम लोग का सारा क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो एक बार जरा पढ़े। पहले क्वेश्चन 1 के अंदर में देखो 1 का पार्ट ए में 10 एमसीक्यूज है जिसमें मुझे डिसाइड करना है कौन सा राइट है कौन सा गलत। क्या है जरा देखें। लेबर कॉस्ट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। लेबर कॉस्ट रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट क्वेश्चन उठता है, इसका आंसर क्या रहेगा? आइडल टाइम। एक सेकेंड, क्या रहेगा? आइडल टाइम। अब देखो आइडल टाइम जो है इसका हम लोग अलग से ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद करो, वहां पे भी हम लोग अलग करते हैं। अदरवाइज जो आइडल टाइम है उसको लोग दो पार्ट में बांटते भी है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम क्या है। अब नेक्स्ट, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग है, जो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग है इसका मतलब लगातार कंटिन्यूअसली हम लोग स्टॉक जो काउंट करते हैं, इन्वेंट्री गिनते हैं। देखो नाम है कंटिन्यूअस, यानी लगातार कर रहे हैं। और एबीसी एनालिसिस में 3 कैटेगरी में बांटने का था। एनुअल स्टॉक टेकिंग नाम खुद बता रहा है, एनुअल मतलब साल में एक बार, परपेचुअल मतलब क्या, लगातार हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 का आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अब अगला है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर नॉट गारंटीड। टाइम बेसिस पे वेजेस नहीं मिलता, टाइम के बेसिस पे नहीं मिलता। देखो हेल्थ में टाइम के बेसिस पे मिलता था, कितना टाइम सेव किया। R1 में कितना टाइम सेव किया। क्या लिखा हुआ आगे? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो नाम क्या है? पीस रेट। तो यहां पे पेमेंट टाइम के बेसिस पे नहीं मिलेगा, किसके बेसिस पे मिलेगा? पीसेस या नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे। आंसर क्या रहेगा? सी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो जो हम लोग कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में बात किए थे। इनफैक्ट अभी हम रिसेंटली कॉस्ट शीट का रिवीजन वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड किया था। वहां पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के हर एक एक्सपेंस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। क्वेश्चन होता है पहला, रेंट, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। रॉयल्टी चार्ज ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस है। बोनस टू एम्प्लॉय ये डायरेक्ट वेजेस में चला जाएगा। नॉन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि पॉइंट भी मेरा राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। चलिए मेरा वो खर्चा, वो ओवरहेड हम लोग उस कॉस्ट सेंटर में चार्ज करेंगे। कारण क्या? क्योंकि मेरा उसका एग्जिस्टेंस, वो खर्चा इसी वजह से लग रहा है, सोनली उसका वही कारण है उस कॉस्ट सेंटर में लगने का। तो याद करो चैप्टर ओवरहेड। जब बाई चांस कोई खर्चा एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर पाते थे, हम लोग उसको क्या करते थे? कॉस्ट एलोकेशन। तो इसका क्या करने वाले हैं? एलोकेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है जो हम लोग कुछ तरीका से शॉर्टकट लगा के याद करने का कोशिश करें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे नंबर्स को। क्या है? A standard which deals with principles and methods of determining depreciation and amortization। और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुला। याद करो, बताया था इसका याद करने का तरीका। डेप्रिसिएशन AS 6 था, बाद में मर्ज होकर 10 बन गया, तो 6 + 10 कितना है? 16। तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आएगा? 16। CAS 16। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। बजट आर शोन इन डैश टर्म्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मटीरियलिस्टिक, बोथ बी एंड सी। अब याद होगा जब हम लोग चैप्टर बजट पढ़े थे उसके पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बजट हम लोग प्रिपेयर करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स में। क्वांटिटेटिव क्यों? सॉरी, क्वांटिटेटिव के अंदर में वैल्यू और क्वांटिटी के टर्म्स में, वैल्यू और क्वांटिटी के टर्म्स में। तो बजट हमेशा रुपीस में, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा और मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो क्वांटिटी रहा। या फिर हम लोग ये देखेंगे कितना सेल क्वांटिटी हुआ, कितना प्रोडक्शन क्वांटिटी हुआ, कितना रॉ मटेरियल का क्वांटिटी हुआ। तो आइदर यूनिट्स या वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस होता और दोनों ही क्या रहेगा? क्वांटिटी के टर्म्स में। तो आंसर क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव।
चलो अगला हमारा पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है? इन अ प्रोसेस 8000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो 8000 यूनिट देखो मेरे प्रोसेस के अंदर में गया, डेबिट साइड। 5% ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हो गया 8000 का 5%, 400। क्लोजिंग WIP 60% कंप्लीट इज 1000 यूनिट्स। क्लोजिंग WIP है 1000 यूनिट्स। 6600 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगले प्रोसेस में गया 6600। तो मान लो प्रोसेस 2 में गया 6600। इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन फॉर द पीरियड इज, पहले देखो क्वांटिटी मैच हुआ क्या, 8000 और यहां पर भी क्या है 8000। जब एक बात तो क्लियर है, अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन कुछ नहीं है। अब इक्विवेलेंट टर्म्स लगाना है। तो देखो मेरा प्रोसेस 2 में जो गया वो 100% कंप्लीट हुआ होगा। क्लोजिंग WIP लिखा हुआ है 60% कंप्लीट हुआ है। और याद रखना कुछ भी हो जाए, जब पहला टेबल बनाते थे तो नॉर्मल लॉस में कभी कुछ नहीं आता था। जब अगर इक्विवेलेंट टर्म्स का बात करें, ये कितना होगा, 1000 का 60% 600, 6600 का 100% 6600, कुल मिला के कितना आएगा 7200। आंसर है 7200। वेरी इजी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 9, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कुछ ऐसा इनकम है जो खाली फाइनेंशियल में आया है, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाया है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, इग्नोर्ड या डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो अगर मान लो हम लोग फाइनेंशियल से स्टार्ट करें और कॉस्टिंग में जाना है, तो देखो कुछ ऐसा इनकम जो खाली फाइनेंशियल में आया, यानी फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया पर कॉस्ट में तो कम है, फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया पर कॉस्ट में तो कम है। तो देखो ज्यादा से कम करना है, ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। तो लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल के प्रॉफिट से रिड्यूस करेंगे या डिडक्शन करेंगे या माइनस करेंगे। डन। वही अगर बाई चांस कॉस्टिंग से स्टार्ट करते और अगर फाइनेंशियल में पहुंचना होता, तो देखो फाइनेंशियल में प्रॉफिट है, यानी फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम, तो कम से ज्यादा में हम लोग ऐड करते कॉस्ट के प्रॉफिट में, पर यहां पे डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट था। आखिरी हमारा पॉइंट नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड। इनमें कौन सा वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं है। जरा देखिए क्या एग्जांपल है। और सेल्स मैनेजर सैलरी, नाम खुद ही बता दिया, नाम है सेल्स मैनेजर, तो ऑब्वियस बात है सेल्स मैनेजर का सैलरी कहां जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फैक्ट्री ओवरहेड का ये पार्ट नहीं है। तो लोग बाकी पार्ट है, एग्जाम में आप चेक कर लो। प्लांट मैनेजर का सैलरी, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट। फैक्ट्री रिपेयरमैन, फैक्ट्री का कॉस्ट। प्रोडक्ट इंस्पेक्टर, प्रोडक्ट का जो इंस्पेक्शन कर रहा है, क्वालिटी को जो चेक कर रहा है, फैक्ट्री का कॉस्ट। तो ये मेरा सारा का सारा वर्क्स ओवरहेड का पार्ट बनेगा। तो क्वेश्चन 1 काफी इजी था, इसमें इजीली 10 में से 7-8 स्कोर इजीली किया जा सकता है। ठीक, चलो अब अगला हमारा मैच द फॉलोइंग। जरा देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। और बेस्ट पार्ट होता है ना ये सब का, अगर हम लोग को 2-3 तो भी आता है ना, तो बाकी 1-2 हम लोग का तुक्का में राइट हो जाता है, मतलब तुक्का नहीं बोलना चाहिए, लॉजिक लगा के राइट हो जाता है। चलो एक बार जरा देखें। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी यूनिट के टर्म्स में निकालना है, फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 1 का आंसर क्या रहेगा, सी। हो गया। नेक्स्ट, अब अगला एक बार बात करें। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं दोनों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर आप लोगों को याद होगा, CAS2 क्या चीज से डील करता था, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन से। तो ये रहेगा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। अगला है हमारा CAS14, ये क्या चीज से डील करता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट से। ये रहेगा ये। तो लिखा हमारा 2 का आंसर E हो गया, 1 का आंसर C हो गया, 4 का आंसर B हो गया। अब हम लोग का बचता है खाली A एंड D। और यहां पे भी क्या बचता है, एक बचता है बोथ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, एक बचता है रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज। देखो रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेज, यानी टोटल कितना असेट है उसमें कितना रिटर्न कमाए, इसका आंसर डी। लास्ट में बार्थ प्लान का फॉर्मूला है ये। सो आई थिंक ये काफी इजी था। अगर आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ध्यान है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलो अगला हमारा है ट्रू या फॉल्स बताना है फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
ठीक है, बता देंगे। चलो भैया देखे पहला, हाँ, our differential cost is the change in cost due to change in activity from one level to another। देखो नाम है डिफरेंशियल कॉस्ट, यानी कितना कॉस्ट में चेंज आएगा, बदलाव आएगा अगर हम लोग का लेवल ऑफ एक्टिविटी है यूनिट के चेंज होने पे कितना कॉस्ट में बदलाव आएगा, वो क्या रहेगा, डिफरेंशियल कॉस्ट। एकदम ट्रू है। नेक्स्ट, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बिल्कुल नहीं, यहां पर हम लोग प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी के अंदर में कितना कितना कौन कौन सा एलिमेंट जाएगा, कौन कौन सा मटेरियल जाएगा। तो एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो यहां पे मैनेजमेंट अपना प्रिंसिपल लगाया, बिल्कुल लगाया। बाय एक्सेप्शन बिल्कुल किया। कारण कैसे, सॉरी हम उसे उल्टा बोले, कारण कैसे, सीधा सीधा कारण इसका कैटेगरी ए बी सी में हम लोग क्लासिफाई किए। जो कैटेगरी ए है उस पर पूरा फोकस, जो कैटेगरी सी लास्ट में बच जाता है उस पर कम फोकस। चलो पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल बी बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर। परफेक्ट, ट्रू है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है जो हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर पाए, पर मान लो कोई एक चीज को ट्रेस करने में जान निकल जाए, मतलब ट्रेस करते रहे कि एक प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या लगा, उसको ट्रेस करने के लिए दुनिया भर का खर्चा लग जाए, तब ऐसा ट्रेसिंग भी हम लोग करते नहीं है। तो लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को तभी ट्रेस करते हैं जब ये इकोनॉमिकली फीजिबल रहे हम लोग के लिए काम करना। चलो एक काम करते हैं, अगला देखते हैं पॉइंट 4, FIFO methods are followed for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating। गलत। FIFO मेथड हम लोग कभी फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस में फॉलो नहीं करते। जब फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस होता है हम लोग जनरली उस समय वेटेड एवरेज लगाते हैं, एवरेज कोई मेथड यूज करते हैं, तो ये गलत है। अ बजट मैनुअल इज समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। रॉन्ग। बजट मैनुअल में एक प्रिंसिपल्स बताता है कि किस तरीका से हम लोग को बजट बनाना है, ये फंक्शनल बजट का समरी नहीं है। ठीक, सो आई थिंक ये जो क्वेश्चन 20 है, जो पहला क्वेश्चन था 20 मार्क का, उसमें आई थिंक इजीली 15 से 16 मार्क के ऊपर सिक्योर किया जा सकता है। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन 1 20 मार्क का। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सेक्शन बी में। अब देखो आप लोग को अब अगला 7 में से 5 क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन है 15 मार्क का। ठीक, तो आप देखना जो हमारा क्वेश्चन 1 था, अच्छा सॉरी एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया, हम सी के बाद आगे बढ़ गए, सॉरी। हाँ, पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स और है रह गया हम लोग का, क्या है, इन अ कंपनी देयर वर 1200 एम्प्लॉइज ऑन रोल एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर एंड 1180 एट द एंड। हमको लग रहा है लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन, तो एवरेज क्या बन जाएगा 1190। ड्यूरिंग द ईयर 120% लेफ्ट सर्विसेज, 120 लोग छोड़ दिए और 96 और आए। तो फ्लक्स मेथड क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल मेथड, तो 120 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 1190। कैलकुलेटर मेरे पास है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें ये कितना बन जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय 1190 इंटू 100, ये कितना बन जाएगा, %18.15%। Next, a dash nominee from the regulate like CAB, RBI to the CASB board। जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग जाने थे तो देखे थे CAG, RBI सबके अंदर में कुल मिला के 4 नॉमिनीज रहते थे। ठीक, तो देखो आप लोग रियलाइज करो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोग का 4th क्वेश्चन आ गया। इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आर, अब इनकम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, जस्ट कुछ देर पहले भी ये सेम क्वेश्चन आया था, तो इसका 2 ऑप्शन हो सकता है, आइदर रिड्यूस फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट लिख देंगे, या हम लोग लिख सकते हैं एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। आप दोनों में जो मन चाहे लिखना दोनों चलेगा। अब आगे है द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन अंडरटेकिंग लाइक गैस कंपनीज, सिनेमा हाउसेस, हॉस्पिटल। याद करो हॉस्पिटल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ऐसा हम लोग पढ़े थे किसमें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लास्ट में
कैश बजट इज अ पार्ट ऑफ डैश बजट। कौन सा बजट? फाइनेंशियल बजट। डन। तो हमारा 25 मार्क का क्वेश्चन काफी इजी था, जो लोग फटाफट अभी कंप्लीट किए। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्ट बी में। तो 25 नंबर हम लोग कर लिए। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए इसी टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट, इनफैक्ट इसी टाइप का नहीं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे बुक में हम लोग का किया हुआ है। एक बार जल्दी से स्टिल डिस्कस कर लेते हैं। द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम ऑफ एबीसी लिमिटेड इज एज अंडर। नॉर्मल वर्किंग वीक है 5 दिन 8-8 घंटे का, यानी 40 घंटे का, प्लस 3 लेट शिफ्ट है 3 घंटे का, मतलब 3 + 3 3 × 3 9 घंटे का। तो आज के दिन 49 आवर काम होता है। डे वर्क में 150 पर आवर मिलता है, लेट शिफ्ट में 200 रुपया पर आवर मिलता है। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर वीक इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट 125 आर्टिकल्स। आज के दिन 125 आर्टिकल्स बनाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, अब ये डिसाइड कर रहा है पेमेंट बाय रिजल्ट, यानी कुछ इंसेंटिव देगा। कैसे इंसेंटिव? टाइम रेट 150 रुपया पर आवर है, ये पहले से ही था। टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल 5 घंटा। देखो टाइम अलाउड दिया है 15 आर्टिकल्स के लिए 5 घंटा। बोलते हैं पीस वर्क रेट कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल पीस रेट आएगा उसमें 30% ऐड कर, और प्रीमियम बोनस 50% टू टाइम, यानी जितना टाइम अलाउड आएगा उसमें 50% जोड़ेंगे। नेक्स्ट, मुझे प्रिपेयर करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर में ये 4 बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन करके दिखाना है। एक आज के दिन जो सिस्टम है उसमें क्या, एक स्ट्रेट पीस वर्क में क्या, हेल्थ रोल में क्या, और अज्यूम करो 140 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर वीक अंडर स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम हेल्से रो 1 एंड वर्कर अर्न्स हाफ द टाइम सेव्ड अंडर हेल्से प्लान। हेल्से में 50% ऑफ टाइम सेव्ड मिलता है। नहीं बोले तब भी वही मुझे पता था। तो देखो एग्जिस्टिंग सिस्टम में अभी क्या चल रहा था, अगर आप लोग ध्यान दो, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या चल रहा था, 40 घंटा काम करते थे, 150 रुपया पर आवर मिलता था। यानी अभी क्या मिलता था, 40 × 150। इस 9 घंटे में 200 रुपए के रेट में मिलता था, 9 × 200। तो अगर आप लोग ये दोनों को ऐड करेंगे तो देखें ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 7800। ये किसका आंसर हो गया, पार्ट 1 का। एग्जिस्टिंग में आज के दिन क्या मिल रहा था, तो देखो एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम लिख दी है। ठीक, अगला हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट पीस वर्क। पीस वर्क के बेसिस पे क्या मिलेगा, कैलकुलेट कर लेंगे। पीस वर्क के बेसिस पे क्या मिलेगा जरा देखना। अभी आज के दिन सिस्टम क्या चल रहा है, 15 आर्टिकल 5 घंटे में करना है, और हर घंटे का 150 रुपया मिल रहा है। ठीक, 15 आर्टिकल 5 आवर में और हर घंटे का 150 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब 15 आर्टिकल्स को बनाने के लिए आज के दिन कितना रुपया मिल रहा है, 150 × 5 750। तो देखो हर आर्टिकल का क्या मिलेगा, 50। पर क्या बोला, पीस वर्क रेट जब निकालेंगे तो भाई जितना बेसिक पीस रेट है उसमें 30% जोड़, जब 50 मत तो इसमें 30% जोड़ दो, तो 50 में 30% जोड़ते क्या बन जाएगा, 65। ठीक, तो यानी ₹65 पर यूनिट करके मिलेगा। और देखो आज के दिन कितना यूनिट बनाने का प्लान कर रहा है, 140। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 140 × 65। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आ जाएगा 9100। वेरी इजी। अब अगला मेरे को चाहिए हेल्थ से रोवन, जिसमें मुझे कुछ कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक टाइम अलाउड, अगला टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, रेट पर आवर। एक काम करते हैं, ये कैलकुलेशन जरा यहां पे करते हैं फटाफट। सबसे पहले टाइम अलाउड कितना है, टाइम अलाउड जरा देखो। टाइम अलाउड यहां पर दिया हुआ था, टाइम अलाउड आप लोग देखो 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटा। 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटा, देखो हम पास में लिखे 5 घंटा था 15 आर्टिकल के लिए। तो हर आर्टिकल के लिए 5/15, और कितना आर्टिकल्स बना रहे हैं, 140। तो हम लोग इसके लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और बात क्या लिखा था कि जब बोनस कैलकुलेट करेगा ना, तो जितना टाइम अलाउड आएगा उसमें 50% और जोड़ दे। और जोड़ दे इसका मतलब जितना आया था 50% और जोड़, यानी इसका 150% कर दे। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो पता है ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाएगा 70 यार। क्वेश्चन होता है टाइम टेकन कितना है। जरा टाइम टेकन हमारे लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था
कितना दिया है, सारे वर्कर्स 40 आवर काम करते हैं वीक में, तो 70 में 40 घंटा का टाइम टेकन है, यानी पता है टाइम सेव्ड कितना आ जाएगा, 30 आवर। अगला हमारा रेट पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ था 150 रुपया करके है, तो अब हम श्योर आप लोग अपना बाकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक वेजेस कितना आ जाएगा, टाइम टेकन कितना है 40 इंटू 150 कितना बन जाएगा 6000। अगला मुझे बुक कैलकुलेट करना है बोनस, एक रहेगा एज पर हेल्थ से 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड वो है 30 इंटू रेट पर आवर वो है 150, जाएगा 2250। और आप लोग रोमन कैलकुलेट करेंगे तो टाइम टेकन 40, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। और आप लोग ये कैलकुलेट करो तो देखना ये आ जाएगा 2571। तो इस ऑप्शन में आया 8250, कैलकुलेट करके देखना, ये मिलेगा 8250 और ये दोनों मिलाकर आएगा 8571। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन था। इनफैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट भी मेरे हिसाब से लॉटरी है। कैसे लॉटरी है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट, पांचों डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालकर दिया हुआ है। अब मुझे सर्विस डिपार्टमेंट पी के ओवरहेड को बांट के 0 बनाना है, सर्विस डिपार्टमेंट क्यू के ओवरहेड को बांट के 0 बनाना है। पी किस रेशियो में सर्विस दे रहा है, 2 4 3 1। क्यू कौन से रेशियो में सर्विस दे रहा है, 4 2 2 2। क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को रिअपोर्शन करना है यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और याद करो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, इसके टोटल ओवरहेड को x मानेंगे, इसके टोटल ओवरहेड को y मानेंगे, करेक्ट। अब P के अंदर में टोटल ओवरहेड क्या बन जाएगा, 702 जो ऑलरेडी था वो तो था, प्लस 20% Q से और आया, और जब 20% Q से और आया तो 900 का 20% थोड़ी, उसके टोटल ओवरहेड y का 20% आया, तो 20% ऑफ y माने 0.2y। ठीक, सिमिलरली Q का टोटल ओवरहेड y है, जो कैसे मिलेगा, ऑलरेडी जितना इसमें था 900 प्लस 10% यहां से आएगा, तो जब यहां से आएगा वो 702 का 10% नहीं, x का 10% आएगा, तो क्या आएगा 0.1x। तो जैसे ही हमारा ये दो इक्वेशन बन गया, हमें इसे सॉल्व करना है। हम आप लोग के लिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये आ जाएगा आप लोग अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखना x का वैल्यू आ जाएगा 900, और अगर कैलकुलेट करके देखेंगे y का वैल्यू आ जाएगा 990। अब 900 और 990 जो आया, हम लोग क्या करेंगे, उस 900 और 990 को ही बांटेंगे सारे डिपार्टमेंट के बीच में। क्वेश्चन उठता है कौन से रेशियो में, जो रेशियो स्पेसिफाई किया है उस रेशियो में। तो देखो मेन था हमारा यहां तक कैलकुलेट करना। आप लोग देखो हमारा x और y का वैल्यू 900 990 आ गया। ये लाइन ऑलरेडी दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन के अंदर में, गिवन x में p में 900 बांटे, q में 990 बांटे, कौन सा रेशियो जो क्वेश्चन में दिया था, हमारा काम हो गया। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन था जो हम लोग इजीली आराम से अपने आप कर सकते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन 2 ओवरऑल काफी इजी क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, लिस्ट द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस है, ये ऑलरेडी हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब चैप्टर पढ़े थे उससे हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, तो ये थ्योरी आप लोग अपना पढ़ लेना। हम लोग मेन प्रैक्टिकल पे आज फोकस कर रहे हैं। अब अगला हमारा 3 का पार्ट बी, ये है रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन। क्या है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाकर दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का, वेरी गुड। तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आया हुआ है। दिखाती मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड यूनिट और कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर में देखो 3 ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है। फैक्ट्री एक्सपेंस 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, सेलिंग एक्सपेंस 6 रुपया पर यूनिट। तो कॉस्ट के बस देखो खाली 3 ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है और कुछ नहीं बोला। तो अगर और कुछ नहीं बोला तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, और कुछ ना बोले तो जो फाइनेंशियल का इंफॉर्मेशन हम लोग उसी को लेंगे।
तो पहले हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट बनाने के बाद हम लोग तुरंत क्या करने वाले हैं, रिकंसिलेशन बनाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं कॉस्ट शीट, उसके बाद बनाएंगे रिकंसिलेशन। हमारा सबसे पहला लाइन क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आज कुछ ना बोले तो जो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर में था हम लोग वही ले लेंगे, कॉस्ट में अलग से नहीं बोला तो 26,40,000। अगला है डायरेक्ट वेजेस 16,10,000। दोनों मिलाकर क्या आएगा प्राइम कॉस्ट, अगर आपको कैलकुलेट करो 42,50,000। ठीक, इसके हम लोग अपना पहला ओवरहेड ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, या हमारे लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्वेश्चन उठता है कितना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जरा देखा 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो जितना प्राइम कॉस्ट था उसका 25%, तो 42,50,000 का 25%। अगर आपको कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आ जाएगा 1062500। ठीक, ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, उसको लेस करते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी देखो ऑलरेडी मेरा दिया हुआ था 1,20,000, तो डब्ल्यूआईपी का वैल्यू दिया था एग्जैक्ट वही ले लेंगे। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आ जाएगा 5192,500। ठीक, और इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो हम लोग नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेंगे। क्वेश्चन उठता है कितना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखो दिया हुआ था कितना दिया हुआ है, 5 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस, यानी जितना यूनिट बनाए @5। अगला क्वेश्चन उठता है कितना यूनिट बनाए, देखो सेल किए 60,000, स्टॉक में पड़ा हुआ है 2,000, तो कुल मिला के बनाए कितना है 62,000। तो क्या करेंगे 62,000 इंटू 5, कैलकुलेट करके देखना ये कितना आएगा 3,10,000। मेरे को सीधा मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5502,500। ठीक, अब इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी जो है नहीं, लेस करना है क्लोजिंग एफजी जो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। कैसे होगा, 5502,500 है, कितने यूनिट को बनाने का 62,000, ये देखो 62,000 यूनिट बनाए, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 था तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट करना, ये आएगा 177,500। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आ जाएगा 5325,000। लास्ट में आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जरा देखो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 6 रुपया पर यूनिट सोल्ड, तो जितना यूनिट बेचे @6, कितना यूनिट बेचे हैं 60,000, तो 60,000 इंटू 6 कितना बनेगा 3,60,000। जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, आप लोग ऐड करके देखना 56,85,000। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन उठता है कितना था जरा देखना 60 लाख, तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 3,15,000। ठीक, तो देखो ये मेरा प्रॉफिट आया एज पर कॉस्टिंग, मेरा ये प्रॉफिट आया हुआ था एज पर फाइनेंशियल। अब लाइन बाय लाइन मुझे कंपेयर करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो एक बार पहले देख लेते हैं मेरा 3,15,000 तक का प्रॉफिट एकदम आया हुआ है। अब रिकंसिलिएशन बड़ा इजी है, जो हम लोग फटाफट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 3,15,000 निकाले, अब लाइन बाय लाइन कंपेयर करना। मेरा मटेरियल वेजेस दोनों में सेम था, फैक्ट्री ओवरहेड पहला चीज जिसमें डिफरेंस आया, जरा देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था। फाइनेंशियल में देखो खर्चा लगा है 9,30,000, पर जरा देखा हम लोग कॉस्ट के अंदर में कितना रिकवर किए थे फैक्ट्री ओवरहेड 1062, तो कॉस्ट में 1062 रिकवर किए पर खर्चा लगा है खाली 9,30,000, तो फाइनेंशियल के अंदर में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, कॉस्ट में कम फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा, तो वो कॉस्ट में कम फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब क्या, कॉस्ट में देखो हमारा प्रॉफिट कम है,
सॉरी, पर फाइनेंशियल में ज्यादा रहेगा तो कम से ज्यादा करना है हम लोग क्या करेंगे, ऐड। इसलिए देखो ऐड किए फैक्टिव ओवरहेड का ओवर रिकवरी। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग देखें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस साथ में, तो अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस को देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस फाइनेंशियल में इतना इतना है 382, सॉरी 382 और 4,60,000 फाइनेंशियल में 382 और 4,60,000। पर जरा देखना कॉस्ट में कितना था, कॉस्ट में 3,10,000 और सेलिंग भी कम, यानी कॉस्ट के अंदर में मेरा कम है पर मेरा फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा लग गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस और लेस। अब अगला डिफरेंस सीधा क्लोजिंग स्टॉक में आया। क्लोजिंग स्टॉक में अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे फाइनेंशियल के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था 3 लाख, एफजी का वैल्यू दिया हुआ था 1,60,000, पर कॉस्ट में आया हुआ है 1,77,000। तो कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, फाइनेंशियल में कम। तो भैया ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे, लेस। बस एक खर्चा जो खाली फाइनेंशियल में है जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम करेगा, एक इनकम जो खाली फाइनेंशियल में है जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, मेरा प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम लोग रेट करें तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोनों वापस काफी सिंपल क्वेश्चन था जो इजीली अपने आप होने लायक था। करेक्ट। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। और जरा देखिए क्वेश्चन 4 का पार्ट ए क्या है। देखो, कंपोनेंट गोल्ड, एक कंपोनेंट है गोल्ड, इज मेड एंटायरली इन कॉस्ट सेंटर 100। 100 के कॉस्ट सेंटर हम लोग बनाते हैं। मटेरियल कॉस्ट है 6 पैसे पर कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट को बनाने में 6 पैसा लगता है। एंड ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट टू प्रोड्यूस, और 10 मिनट लगता है उसको बनाने में। द मशीन ऑपरेटर पे 72 पैसे पर आवर, बहुत ही चिंदीगिरी चल रहा है यहां पे। 72 पैसे पर आवर हमारे ऑपरेटर का को पैसा मिलता है। मशीन आवर रेट इज 1.5, यानी हर घंटा मशीन को चलाने का 1.5 रुपया। द सेटिंग अप ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 आवर 20 मिनट्स। सेटअप करने में 2 घंटा 20 मिनट लगता है। तो इसके बेसिस पे मुझे कॉस्ट शीट बनाना है जहां पे हम लोग अलग दिखाना है कि प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा क्या लगा और सेटअप करने के लिए खर्चा क्या लगा, बोथ इन टोटल एंड पर कंपोनेंट, अज्यूमिंग दैट अ बैच ऑफ 10, 100 एंड 1000 कंपोनेंट्स इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कॉस्ट शीट बनाना है जहां पे हम लोग को 2 खर्चा अलग अलग कर दिखाना है कि प्रोडक्शन करने में खर्चा क्या लगता है, सेटअप करने में क्या लगता है। तो पहले देखो कॉस्ट कितना है। एक हमारा मटेरियल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन करने में लगेगा, सेटअप करने में थोड़ी लगता है, जब प्रोडक्शन करेंगे तब मटेरियल लगेगा। नेक्स्ट, अगला, हर कंपोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगने वाला है, तो हर कंपोनेंट को बनाने में जो 10 मिनट लगने वाला है वो प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट हो गया। और मशीन ऑपरेटर को 72 पैसे पर आवर दिए, चलो ठीक है, तो मशीन ऑपरेटर का कॉस्ट भी प्रोडक्शन करने में लगेगा। नेक्स्ट, मशीन आवर रेट, मशीन जब चला तब मेरा ये खर्चा लगा। सेटअप करने के लिए 2 घंटा 20 मिनट लगा, तो वापस से मेरा ये सेटअप कॉस्ट हो गया। ठीक, तो मेरा मशीन ऑपरेटर जब सेटअप कर रहा है तो सेटअप कॉस्ट में उसका पोर्शन जाएगा। मशीन ऑपरेटर जब प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोडक्शन में उसका कॉस्ट आएगा। मुझे निकालना है 10 कंपोनेंट, 100 कंपोनेंट, 1000 कंपोनेंट पे मेरा खर्चा क्या लगा। चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं कॉस्ट शीट। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, आई थिंक 4। दस यूनिट, 100 यूनिट और 1000 यूनिट में खर्चा क्या लग रहा है। ठीक, चलो एक काम करें, हम लोग लाइन बाय लाइन खर्चा लिखते हैं। एक सेटअप का कॉस्ट है कुछ, और कुछ पेज छोड़ के लिखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। तो पहला मेरा खर्चा क्या है, मटेरियल कॉस्ट 6 पैसे पर कंपोनेंट, 6 पैसे पर कंपोनेंट। तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट तो प्रोडक्शन करने में लगा, तो मटेरियल कॉस्ट कितना आया है, @ 6 पैसा। ठीक, तो देखो 6 पैसा करके कॉस्ट लग रहा है, तो जब 10 यूनिट बनाएंगे तो 10 × 0.06 लगेगा, यानी 0.6। जब 100 बनाएंगे तो 6 रुपया, जब 1000 बनाएंगे तो 60 रुपया लगा।
मटेरियल कॉस्ट हो गया। आगे क्या है, ईच कंपोनेंट टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, हर कंपोनेंट को बनाने में 10 मिनट लगता है, और हर मिनट का देखो हर घंटे का 72 पैसे करके दिए, तो मशीन ऑपरेटर का बनाने का खर्चा ले लेते हैं, मशीन ऑपरेटर का कितना करके आएगा, देखो 10 मिनट लगता है हर कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो जितना कंपोनेंट बनाए नंबर ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 मिनट, तो डिवाइडेड बाय 60 आर में कन्वर्ट हो गया, और 72 पैसे पर आर करके दिए, 72 पैसे पर आर करके दिए। ठीक, तो देखो जब 10 यूनिट बनाए तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10 बाय 60, 10 इंटू 10 बाय 60 इंटू 0.72, आप लोग कैलकुलेट करके देखना ये कितना आ जाएगा, 1.2। अगर 100 बनाए तो ये 12 रुपया हो जाएगा, 1000 बनाए तो 120 रुपया हो जाएगा। वेरी इजी। अब आगे क्या बोलता है, मशीन आर रेट 1.5 रुपया, मशीन आर रेट, तो भैया ये ओवरहेड का खर्चा हो गया 1.5 रुपया पर आर, तो जितना आर काम हुआ इंटू 1.5 रुपया करके आएगा, कितना आर लगा, जितना यूनिट बनाए इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, और देखो मशीन आर रेट कितना था 1.5 रुपया पर आर, तो इंटू 1.5। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो देखना ये वैल्यू आएगा, ये आएगा 2.5, ये आएगा 25, ये आएगा 250। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब सेटअप में भी सेटअप ऑफ द मशीन, द सेटिंग ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट गोल्ड टेक्स 2 hours 20 minutes। अब भैया सेटअप करने में 2 घंटा 20 मिनट लगता है, तो जब सेटअप करेगा तो दोनों खर्चा लगेगा, एक मशीन चलेगा उसका भी और जो वर्कर काम करेगा उसका भी, तो सेटअप में मेरा दोनों कॉस्ट आएगा, एक आएगा हमारा ऑपरेटर का वेजेस, ऑपरेटर का वेजेस 72 पैसे पर आर करके था, 2 घंटा 20 मिनट, और 2 घंटा 20 मिनट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं जरा देखना, 2 घंटा 20 मिनट यानी क्या हो गया, 120 प्लस 20 140 मिनट लगा, डिवाइड बाय 60, यार में कन्वर्ट हो गया इंटू 72 पैसा। अब जो देखो मेरा सेटअप करने का कॉस्ट है ना, वो तो देखो सेम लगेगा, क्योंकि सेटअप बैच में कितना ही बनाओ पर सेटअप तो उतना ही लगेगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करके देखेगा ना तो देखना ये आएगा 1.68, तो मेरा हर ऑप्शन में क्या आएगा 1.68। लास्ट में ओवरहेड 140 डिवाइडेड बाय 60 और 1.5 रुपया पर आर करके था, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखना ये आ जाएगा 3.5 रुपया, तो मेरा हर ऑप्शन में आएगा 3.5 रुपया। तो आप लोग ऐड करके देखना, ये तो मिल गया 5.18, इसको ऐड करके देखना, ये मिल जाएगा 3.7, 0.6 4.3, 25 12 43 430। ठीक, अगर आप लोग टोटल करना चाहे तो 4.3 प्लस 5.18 यह आएगा 9.48, ये बन जाएगा 48.18, ये बन जाएगा 435.18, 435.18। डन। आगे पर यूनिट निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 10 100 1000, मुझे सीधा पर यूनिट मिल जाएगा, ये आएगा 0.948, 4.818, सॉरी 0.4818, 0.435। डन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था जो हम लोग से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। ये हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the following details are extracted from costing records of Gold Winner Limited and Oil Mill for the year ended 31st March 2019। परचेज किए 2800 टन ऑफ कोपरा फॉर रुपीज 2,40,000 यानी 5 रुपए के रेट में, और इसके अलावा मेरा बाकी तीनों प्रोसेस में खर्चा क्या क्या लगा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लेबर, सन्ड्री मटेरियल, पावर, स्टीम, रिपेयर, मशीन, कॉस्ट ऑफ कास्ट सब दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो क्या बोलता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर 12,000 टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस।
तो जो मेरा वेजेस है 12, 7 और 5 के रेशियो में मुझे बांट रहा है, बांट देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, 2500 टन ऑफ क्रूड ऑयल वॉज प्रोड्यूस्ड, 2240 टन ऑफ ऑयल वॉज रिफाइंड एंड फाइनली 2200 टन ऑफ ऑयल वॉज फिनिश्ड फॉर डिलीवरी। अब देखो 3 प्रोसेस है और तीनों प्रोसेस से आउटपुट कितना कितना निकला वो बताया। पहले वाले से 2240, अगले वाले से 2500 पहले वाले में, 2240 दूसरे वाले में रिफाइन किया गया और तीसरे वाले में 2200 टन डिलीवरी के लिए रेडी हुआ। सेल ऑफ सैक से 5000 रुपया मिला, कॉपरा रेसिड्यू से मुझे 8000 रुपया मिला और 10,000 रुपया मिला है 200 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट को बेच के। बनाना क्या है, प्रोसेस अकाउंट। तो इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग किया है पर क्वेश्चन अदरवाइज बहुत ज्यादा सिंपल है। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग साथ में बनाते हैं। पहला बनाते हैं क्रशिंग प्रोसेस अकाउंट, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी, क्रशिंग प्रोसेस। डेबिट क्रेडिट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले देखा हमारे पहले प्रोसेस के अंदर में कितना आया था, दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में 2800 टन को कॉपर आया 1,40,000 का, 2800 आया 1,40,000 का। सॉरी मैं उस समय 5 बोला था, 50 का रेट होगा। अब इसके अलावा जितना मेरा खर्चा लगा वो वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखो मेरा 1 2 3 4 5 खर्चा लगा, 12 5 4 3 3। अब 12 5 4 3 3 आप लोग एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देंगे। 12,000, 5,000, ये क्या चीज का था, लेबर, सनरी मटीरियल, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम, रिपेयर, ये आ गया। एक चीज भूल मत जाना, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 रुपए को मुझे वेजेस के रेशियो में बांट रहा था और वेजेस का रेशियो देखो क्या है, 12 7 5, तो 12 7 19 5 24, 12,000 बाय 24,000, ओके ठीक है 0.5, तो ये होगा 6,000, 3,500, 2,500, तो हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस पहुंचेगा 6,000। क्लियर है यहां तक, पहला टेबल का काम खत्म। अब आगे बोलते देखो 2500 टन ऑफ क्रूड ऑयल वाज प्रोड्यूस्ड, तो हमारा कितना क्रूड ऑयल बना है 2500, तो भैया जितना क्रूड ऑयल बना है वो अगले प्रोसेस रिफाइनिंग में चला जाएगा, बाय रिफाइनिंग 2500 गया, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, 5,000 रुपया बेच के मिला है फ्रॉम सेल ऑफ सैक, तो हम लोग को 5,000 रुपया बेच के मिल रहा है सैक से, ठीक है। नेक्स्ट 8,000 रुपया बाय सेल ऑफ 250 टन ऑफ कॉपरा रेसिड्यू, कॉपरा रेसिड्यू, तो देखो पहले वाले प्रोसेस में कॉपरा गया था, 8,000 रुपया मिल रहा है 250 टन को बेच के, टन बेच के 8,000 रुपया मिला, वेरी गुड। बस आई थिंक इससे अलावा और कुछ बोला नहीं है। अब मेरा पहला काम क्या है, क्वांटिटी को मैच करना, तो देखो यहां पे 2800 है पर इधर में आया खाली 2750, तो कुछ अबनॉर्मल लॉस आएगा 50 का। अब जो भी मेरे को रेट निकालना है वो गुड यूनिट और अबनॉर्मल लॉस का सेम रहेगा। क्वेश्चन उठता है कैसे मिलेगा, सारे कॉस्ट को जोड़ दो, सॉरी सारे कॉस्ट को जोड़ दो माइनस सेल ऑफ स्क्रैप होल डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना मेरा रेट आ जाएगा 5,000, 4 3 7 10, 16,000 माइनस 13,000 डिवाइडेड बाय 2550। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखना इसका रेट मेरा आना चाहिए आई थिंक 52,000, 5 4 9 3 12 3 15 6 21 80,000 माइनस
13,000 डिवाइडेड बाय 160। ओके इसके अंदर एक्चुअली अबनॉर्मल लॉस है या नहीं है वो नहीं बोला, तो इसके अलावा हम लोग इसको बाय अदर लॉस बोल सकते हैं, जिसको बेच के कुछ नहीं मिला, यानी मेरा बाकी पूरा 1,60,000 इधर चला गया। ठीक, चलो अगला हम लोग बनाएंगे रिफाइनिंग, क्योंकि देखो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ था कि नॉर्मल लॉस है या नहीं, जो मेरा ऑलरेडी लॉस था, तो हम लोग कैसे मान ले वो नॉर्मल है बाकी अबनॉर्मल, इसीलिए हम लोग पूरे के पूरे को नॉर्मल मान के खत्म किए। चलो अगला हम लोग बनाएंगे रिफाइनिंग। सबसे पहले क्रशिंग से आया, क्रशिंग 2500 आया 1,60,000 का। अब मेरा जितना भी खर्चा लगा वो वर्ड टू वर्ड लिख देंगे, 74322 74322। आप लोग बोलेंगे क्या खर्चा था, हम वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं। क्या हो गया, नहीं फिट हुआ। अगला मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस भी आने वाला था 3,500। अब जरा देखिए यहां से मेरा क्या क्या हुआ, वो था 2240 रिफाइन होके निकला फिनिशिंग में जाने के लिए, तो बाय फिनिशिंग 2240। नेक्स्ट 10,000 सॉरी और कुछ लॉस के बारे में कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, उसका सीधा रिफाइनिंग में लॉस हुआ है, तो चलो ठीक है, और कुछ लॉस नहीं हुआ तो सीधा पहले मैच कर ले। यहां पे 60 आएगा क्या, कुछ और कुछ सेल हुआ है, लेट मी सी 2500 2240 2200 यहां पहुंचा है, रियलाइज रुपीज 5,000 यहां पहुंचा है, 10,000 वैसे बाय प्रोडक्ट रिफाइनिंग प्रोसेस हुआ है। रिफाइनिंग प्रोसेस रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर में बाय प्रोडक्ट 200 टन निकला, जिससे 10,000 रुपया बेच के मिला, तो बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 200 टन बेचे 10,000 में। अब जरा देखना मेरा कुछ और लॉस हुआ, तो बाय कुछ और लॉस हुआ है, कितने का 60, तो ये हुआ 2,500, ये हुआ 2,500। और आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 171,500। और ये मेरा सीधा पहुंचेगा लास्ट वाले प्रोसेस में, जिसका नाम क्या था, फिनिशिंग। सबसे पहले रिफाइनिंग पहुंचा 2240 पहुंचा 171,500 के साथ। मेरा जितना खर्चा था वो सब भी लगेगा, यहां पे सबको ले आते हैं। कितना था, 5 3 1600 2500 500 और 8,400 एक और आएगा, 5,000 3,000 1,600 2,500 500 और मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस कितना आ रहा था 2,500। ठीक, एक और है खर्चा कास्ट का 8,400। अब जरा देखिए यहां से मेरा क्या हुआ, 2,200 टन निकला डिलीवरी के लिए, तो एफजी में चला जाएगा 2,200। बाकी कुछ लॉस हुआ जिसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो कुछ बाय लॉस है, बाकी 40। तो हमारा क्वांटिटी दोनों तरफ मैच। और अगर आप लोग ये सबको ऐड करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 1,95,000। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे मोटा मोटी कॉपी पेस्ट का था। इसमें बस खाली थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होता है इतना सारा नाम देख के, पर इसको प्रोसेस 1 2 3 की तरह ट्रीट करो, हो जाएगा। चलिए था हमारा क्वेश्चन 4 जो हम लोग ऑलमोस्ट क्या पूरे सॉल्व किए हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 5 कहां है, हाँ ये रहा क्वेश्चन 5। चलो अगला हमारा क्वेश्चन 5 जो काफी इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। KPN Transport Limited has been given a license to fly a non-air conditioned bus between Ooty and Coimbatore.
भाई लॉकडाउन में आप उतना ही कर दो, मुझसे भी खुश है। आप उतना दूर तक पहुंचाओ, मेरे को मेरे घर से मेरे राम मंदिर सेंटर तक पहुंचा दो। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो देखो डिस्टेंस पर ट्रिप 75 किलोमीटर, चलो ठीक है। द वॉल्वो बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप्स इन अ डे फॉर 25 डेज इन अ मंथ। फैंटास्टिक। तो देखो अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो कैसे मिलेगा? डिस्टेंस पर ट्रिप 75, एक दिन में 4 राउंड ट्रिप यानी 8 ट्रिप, महीने में 25 दिन, साल में 12 महीना। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो पता है कितना आ जाएगा? 1,80,000 किलोमीटर। ठीक है। अब आगे बोलता है इट हैज अ सीटिंग कैपेसिटी, इट हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 30 पैसेंजर्स एंड ऑन एन एवरेज 85% ऑक्यूपेंसी इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो देखो ये आया हुआ है डिस्टेंस। अगला अगर पैसेंजर किलोमीटर निकाले तो ये कितना आ जाएगा? 1,80,000 इंटू 30 का 85%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 30 का 85%, ये बन जाएगा 45,90,000। तो देखो 3 नंबर निकालना पड़ता है, एक डिस्टेंस, एक पैसेंजर किलोमीटर निकाल लीजिए। फिर परचेज प्राइस ऑफ बस दिया हुआ है 12 लाख, लाइफ दिया हुआ है 10 साल, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 90,000, इससे मुझे मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। अब एक डीजल के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात पूरा होगा, जरूर दिया हुआ है। और डीजल का रेट है 22 रुपया पर लीटर और माइलेज है 6 किलोमीटर पर लीटर। तो डीजल कॉस्ट मुझे मिल जाएगा। क्वेश्चन उठता है कितना? और जितना डिस्टेंस चले थे वो था 1,80,000 डिवाइडेड बाय माइलेज इंटू फ्यूल का रेट, और आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा 6,60,000। और यकीन मानो इसके अलावा और कुछ कैलकुलेशन का नहीं होता। आज हम लोग कॉस्ट लेंगे तो कॉस्ट के अंदर में क्या लेंगे? सबसे पहला लेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आपका कितना आएगा? 12 लाख माइनस 20,000, 12 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10। और आप लोग कैलकुलेट करो 12 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1,18,000। मेरा क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो मेरा पहला खर्चा। सेकंड इंश्योरेंस 24,000 रुपया पर एनम, वही लेना है। गैरेज रेंट 4,000 पर क्वार्टर, साल भर के लिए इंटू 4। रोड टैक्स 6,000 पर एनम, वही लेंगे। रिपेयर 8,000 पर क्वार्टर, साल भर के लिए इंटू 4। एडमिनिस्ट्रेशन 2,000 पर मंथ, साल भर के लिए इंटू 12। ड्राइवर सैलरी 6,000 पर मंथ, साल भर के लिए इंटू 12। कंडक्टर सैलरी 4,000 पर मंथ, साल भर के लिए इंटू 12। 6,000 पर क्वार्टर, साल भर के लिए इंटू 4। डीजल कॉस्ट जस्ट कैलकुलेट किए थे 6,60,000। ऑयल सनरीज 30 रुपया पर 100 किलोमीटर, 30 रुपया है 100 किलोमीटर का, तो 1,80,000 किलोमीटर का कितना आ जाएगा? 54,000। ये सबको ऐड करके देखेंगे मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर लास्ट में बोलता है इसमें टोटल कॉस्ट एक बार जरा देखिए कैलकुलेट करके कितना आया हुआ है? 10,78,000। चलो ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोलता है? प्रॉफिट कमाना है 30% ऑन टेकिंग्स। तो देखो मेरा टोटल कॉस्ट आया था 10,78,000। ये इजी क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग यही कर रहे हैं। ऐड करना है प्रॉफिट, तो मुझे मिलेगा टेकिंग्स। बोलता है 30% ऑन टेकिंग्स है, यानी अगर टेकिंग्स को 100 माने तो प्रॉफिट 30 है, यानी कॉस्ट 70 रुपया होगा। तो 10,78,000 70 को रिप्रेजेंट करता है, तो 30 का वैल्यू कितना आएगा? 4,62,000। और आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखना मेरा टोटल टेकिंग्स आ जाएगा 15,40,000। ठीक। तो बनाना क्या था? कॉस्ट शीट जो बना लिए, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, दिस बाय पैसेंजर किलोमीटर, और वन वे फेयर पर पैसेंजर निकालना है, दिस बाय पैसेंजर किलोमीटर। ठीक। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, जो आई थिंक फ्री का ये 8 नंबर है आप लोग के लिए। एनीवेज, अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। क्या है 5 का पार्ट बी? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। पैनोरमा लिमिटेड undertook a contract for rupees 8 lakh on 1st January 2019. The company furnishes the following details for year ended 31st December 2019. पहला, मटीरियल कंज्यूम्ड डेबिट साइड में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आ जाएगा, वेजेस डेबिट साइड में आ जाएगा, मटीरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मटीरियल स्टोलन फ्रॉम साइट, चोरी हो गया मटीरियल कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। अब नॉर्मल लॉस है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय कॉस्टिंग पीएल ट्रांसफर करके। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड हम लोग नहीं लिखेंगे। दो ऑप्शन है, आइदर हम लोग ऐसे लिखा है 15,000 का लॉस हुआ, उसमें 9,000 एडमिट हुआ, यानी 6,000 का एक्चुअल लॉस कॉस्टिंग पीएल, और बाकी बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 9,000। यानी पता है ऐसे कर सकते हैं,
आइधर हम 15,000 दिखाकर काम खत्म करें, बेस्ट है, हम लोग वही करेंगे। जो अगला तरीका हम लोग दिखाए, 15 में 9 तो मिल गया, यानी असली में लॉस हुआ है 6,000, तो कॉस्टिंग पीएल 6,000, और बाकी 9,000 इंश्योरेंस मिला, तो बाकी 9,000 बाय इंश्योरेंस क्लेम। ये एक तरीका है, ठीक। पर एनीवेज हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 15,000 दिखाकर खत्म करेंगे। चलो ठीक है, आगे। वो एक्सपेंसेस 20% ऑन वेजेस, तो भैया जितना वेजेस था उसका 20% डेबिट साइड में आएगा 10,000। ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट में क्या आएगा, मटीरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मटीरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं आने वाला, और कुछ नहीं आएगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें 2 लाख, अच्छा नहीं, नीचे डेप्रिसिएशन है वो भी आएगा। 80,000 का प्लांट स्क्रैप है, 10,000, जिंदगी 5 साल, 146 डेज यूज किया गया, तो इसमें डेप्रिसिएशन पता है कितना बन जाएगा, 80,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 1 साल का, इंटू 146 डिवाइडेड बाय 360 या 365, जो मन चाहे करना। अगर आप लोग डिवाइड करके देखो जाएगा 5,600। जो मेरा वर्क्स कॉस्ट है उसमें कैसे मिलेगा, 10% ऑफ मटेरियल था 2,15,000 का, वेजेस था 50,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 का, वर्क्स कॉस्ट अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे 10,000 का वर्क्स ओवरहेड, और डेप्रिसिएशन जस्ट कैलकुलेट किए 5,600, ये सब का 10%। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 2,15,000 प्लस 65,000 प्लस 15,600 का 10%, ये बन जाएगा 29,560। ठीक। मटेरियल हैंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिख देंगे। कैश कितना मिला है, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 4,86,000 मिला है, जो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर है। तो कुल मिला के वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करें, 4,86,000, जे 90 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5,40,000। वर्क अनसर्टिफाइड है 20,000, जो सीधा लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म। यानी इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो देखो 2, 60, 15, 50 आया हुआ था, वर्क एक्सपेंस 20% था, जितना मटेरियल रिटर्न किए आ गया। हम क्या बोला, इधर 15,000 एक साथ दिखाओ या अलग अलग दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस निकाले थे 29,560, डेप्रिसिएशन 5,600 था, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड करके नॉमिनल प्रॉफिट आ गया। और जैसा कि सीएमए वालों के लिए एक वीडियो गया था, वो लोग को तीसरा स्टेज भी बनाना पड़ता है, जहां इस नॉमिनल प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं। क्वेश्चन उठता है किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। देखो कितना काम हुआ है, 5,40,000, आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 8 लाख, तो 5,40,000 हुआ है आउट ऑफ 8 लाख, परसेंटेज के लिए 200, तो आप लोग कैलकुलेट करके लिखना, ये कितना आएगा, 67.5%। तो 0 से 25 में कुछ नहीं जाता, 25 से 50 में 1/3 जाता है, 50 से 90 के बीच में 2/3 जाएगा। तो देखना हम लोग यहां पे ट्रांसफर करेंगे इस नॉमिनल प्रॉफिट का 2/3 ऑफ नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना था, हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ था 4,86,000 डिवाइडेड बाय 5,40,000। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो देखना ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 140,904। ठीक। और जो बाकी बच गया वो मेरा कहां चला जाता है, प्रॉफिट रिजर्व में। डन। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 और 7, बस 2 क्वेश्चन और बचता है। 8 नंबर थ्योरी है, वो ठीक है, काफी इजी है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये हम लोग इसी में कर लेंगे। ऐसा हम लोग काफी क्वेश्चन किए मार्जिनल कॉस्टिंग में। 2 साल है, दोनों साल का सेल प्रॉफिट दिया हुआ है। जब भी कभी 2 प्रॉफिट 2 सेल दिखे, हम लोग तुरंत कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। कैसे, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट 3 लाख, चेंज इन सेल 12 लाख,
इंटू 100 कितना बन जाएगा 25%। पहला पार्ट पीवी रेशियो डन। ठीक, सेकंड पार्ट में फिक्स कॉस्ट निकालना है। कैसे मिलेगा? जो मन चाहे 1 साल का सेल उसी साल का प्रॉफिट लेना। सेल दिया रहा है प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया रहा है सेल निकालना है। फॉर्मूला हम लोग अनगिनत बार पढ़े थे। तो सेल कैसे होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। मान लो हम लोग सेल वैल्यू ले रहे हैं, एग्जांपल ले लो, कितना ले रहे हैं 44 लाख इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट निकालना है। प्रॉफिट कितना है 5 लाख, पीवी रेशियो कितना है 25%। तो जैसे आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू देखो कितना बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 6 लाख। आप लोग कैलकुलेट करके देखा, फिक्स कॉस्ट का वैल्यू आ गया 6 लाख। तो हम साथ साथ में लिखते हुए चलता है, ये है 25%, ये आ गया 6 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कैसे मिलेगा? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 25% कितना बन जाएगा 24 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है जब प्रॉफिट दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट है 4,80,000, पीवी रेशियो 25% मेरा निकाला हुआ है, जाएगा 19,20,000। सेल कैलकुलेट करना है जब प्रॉफिट दिया हुआ है, मुझे फॉर्मूला पता है। सेल का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 6 लाख, प्रॉफिट भी कमाना है 6 लाख, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 25%। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देखना कितना बन जाएगा 48 लाख। अब ये एक ड्रीम क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आए 8 मार्क के लायक तो मजा आ जाए। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पार्ट बी, जो वापस एक और काफी इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें? अ बॉल मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 रुपया पर पीस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस 30 है, प्रॉफिट कमाता है 5 बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 5,000 पीसेस और 50% ऑफ कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी में ऑपरेट करता है, 5,000 यूनिट बनाता है। कॉस्ट कितना लगता है जरा देखो, दिया हुआ है 11.25, 6.75, 5.5, 1.5। और आप लोग सब कुछ मिलाकर देखेंगे तो ये आ जाएगा 25। प्रॉफिट है 5, इसीलिए सेलिंग प्राइस क्या है 30। ठीक है यहां तक। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, यानी 5,000 यूनिट ही बनाना चाह रहा है, बट एंटिसिपेट कर रहा है कि फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 8%। तो देखो कुछ फिक्स कॉस्ट है वो 8% बढ़ जाएगा। Whereas direct labor price, direct wages and material का price will increase by 10 and 8% respectively. But he has no option of increasing the selling price. Selling price उतना ही रहेगा। Under this situation, he obtains an offer for further 25% of capacity. इस सिचुएशन में 25% कैपेसिटी का और ऑफर आया कि उसके पास डिमांड आया है। What minimum price you will recommend for acceptance to ensure the manufacturer an overall profit of 25,000? जल्दी देखो 50% में 5,000 पीसेस लगता था, बोलता है 2,500 पीसेस का और ऑर्डर आया है, उसके लिए आप कम से कम कितना चार्ज करेंगे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 25,000 कमा पाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मुझे पता है, टोटल सेल वैल्यू मिलेगा, एग्जिस्टिंग का रहेगा 5,000 इंटू 30, तो जो बाकी सेल बच गया वो उसका रहेगा। पर इसके लिए पहले मेरे को फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग बांटना पड़ेगा और फिर हम लोग ये काम कर पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग फेयर में ही करेंगे। देखो सबसे पहले एक बार निकालते हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 30। एग्जिस्टिंग वाले का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है 11.25 पर, बोलता है 10% बढ़ जाएगा। यानी ये बन जाएगा, सॉरी 10 नहीं 8% बढ़ रहा था मटेरियल, लीवर बढ़ रहा था 10%, 12.15। अगला लेबर, देखना लेबर अभी कितना था 6.75 पर, ये 10% बढ़ जाएगा। 6.75 था, ये 10% बढ़ जाएगा।
ये कितना हो जाएगा जरा कैलकुलेट करके देखा, 7.425। हमारा वर्क्स ओवरहेड 5.5 था, जिसमें 50% फिक्स्ड है, यानी बाकी 50 वेरिएबल है। हमारा सेल्स ओवरहेड 1.5 है, जिसमें 25% वेरिएबल है। वन पॉइंट फाइव का 25%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, ये आ जाएगा 7.3। ठीक है, यहां तक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7.3। और आज के दिन हम लोग 5,000 यूनिट बेच रहे थे, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 5,000 इंटू 7.3। जो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 36,500। ठीक, अब मेरे को निकालना नए वाले से कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट 2500 यूनिट बेचना है, एकदम बेचना है। नए वाले के सेलिंग प्राइस को x मान लिए, पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा जो हम लोग कैलकुलेट किए थे, अगर आप लोग ये सबको ऐड करके देखो तो ये कितना आ जाएगा, 22.7। ठीक, ये है टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट जरा देखना, 2 था। एक वर्क्स ओवरहेड था 5.5 का 50%, ये 5,000 यूनिट पे निकाला हुआ था। 5.5 का 50%, ये 5,000 यूनिट पे निकाला हुआ था। तो कैलकुलेट करना, ये कितना आ जाएगा, 13,750। और सेलिंग ओवरहेड का देखना, 1.5 का 75%, जाएगा 5625। लास्ट में मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना कमाना है, 25,000। सो आई थिंक अब ये बहुत इजी है करना। अभी देखो इक्वेशन बना सिंपल सा, जो हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 36,500 प्लस 2500 इंटू एक्स माइनस 22.7 कंट्रीब्यूशन माइनस की फिक्स कॉस्ट, ये दोनों कितना है, 13,750 प्लस 5625, 19,375। प्रॉफिट कितना कमाना है, 25,000। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, आप लोग सॉल्व करके देखना, x का वैल्यू आ जाएगा 25.85। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला भी काम होता है खत्म। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग मिस कर गए, आई एम रियली सॉरी। यहां लिखा था फिक्स चार्जेस विल ऑल्सो गो अप बाय 8%, तो हम लोग को इसका भी 8% बढ़ा के लेना चाहिए। कोई नहीं, ये इक्वेशन में एक छोटा सा बदलाव और आया। तो अभी तक जो था फिक्स कॉस्ट, उसमें 8% और बढ़ेगा। तो 19,375 का 108% करेंगे, प्लस 25,000 माइनस 36,500 डिवाइडेड बाय 2500 प्लस 22.7। अगर अब हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो देखना, ये वैल्यू आ जाएगा 26.47। डन। चलिए, था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब लोग कर रहे हैं इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज एज अंडर।
तो 100 केजी को बनाने के लिए स्टैंडर्ड में मटेरियल क्या लगना चाहिए वो दिया हुआ है, केमिकल ए बी सी 30 40 80, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। इन अ बैच ऑफ 500 केजी ऑफ केमिकल डी वो प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स ऑफ इतना। तो एक्चुअल में देखो 500 केजी हम लोग बनाए जिसके लिए मेरा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट दिया हुआ है। हाउ डू yield mix and price of factors contribute to variances in the actual cost per 100 kg of chemical D over the standard cost? चलो ठीक है, मेरे को निकालना है पर 100 kg हमारा वेरिएंसेस क्या आ रहा है, जो yield और मिक्स वेरिएंस है हमारा पर 100 kg क्या आ रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एनीवेज हम लोग सारा वेरिएंसेस कैलकुलेट कर देंगे पर 100 kg करके। तो पहला बात 100 kg को बनाने में क्या लगना चाहिए मेरे को देखना है, ठीक। अगर थोड़ा बुद्धि लगाओ तो 30 प्लस 40 प्लस 80 150 होता है। तो 150 रॉ मटेरियल लग रहा है, 100 निकल रहा है, यानी कुछ नॉर्मल लॉस हो रहा है 50 का, ठीक। अब मेरे को कैलकुलेट करना है कि अगर बाई चांस 100 केजी हम लोग को बनाना पड़ता तो उसके हिसाब से मेरा एक्चुअल क्वांटिटी क्या लगना चाहिए। तो देखो 500 के लिए दो ऑप्शन होता है, एक हम लोग ये सबको कन्वर्ट कर दे 500 में क्या लगना चाहिए, अगला ऑप्शन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे 100 में क्या लगना चाहिए। और सिंस क्वेश्चन में बोला है फॉर 100 केजी निकालो तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे 100 में। तो अगर कॉस्ट कार्ड बनाना पड़े तो हम लोग का कॉस्ट कार्ड कुछ ऐसा बनेगा, तीन केमिकल है एबीसी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि यील्ड मिक्स वेरिएंस भी पूछा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ था 30 40 80, रेट दिया हुआ था 4 5 6, ये आएगा 120, ये आएगा 200, ये आएगा 480, कुल मिलाकर 800। ठीक है, काफी इजी है। अब एक्चुअल क्वांटिटी मेरा इतना लग रहा है, जरा देखो एक्चुअल क्वांटिटी मेरा इतना लग रहा है 500 के लिए, पर यहां पे बोलता है पर 100 केजी निकाल, तो सबको डिवाइड कर देंगे 5 से, 140 बाय 5 28 हो जाएगा, 220 बाय 5 44 हो जाएगा, 440 बाय 5 88 हो जाएगा। एक्चुअल रेट कितना, तो देखो एक्चुअल रेट क्या है 588, 140 के लिए था, तो रेट कितना आएगा 4.2। दूसरे वाले में 1056 220 के लिए था, रेट कितना आएगा 4.8। और 2860 440 के लिए था, रेट कितना आएगा 6.5। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मुझे एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे ये आएगा 117.6, ये आएगा 211.2, ये आएगा 572। अगर आप लोग ऐड करके देखेंगे तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा 900.8। टोटल देखना ये क्या बनेगा 160। ठीक, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इस एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। तो ये 160 को लेंगे स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देंगे। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या था 3 4 8, तो 160 को बांटेंगे 3 4 8 के रेशियो में। ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 43, ये बन जाएगा 85। ठीक, अब जैसे हमारा कॉस्ट कार्ड बना, अब इजीली हम लोग जो वेरिएंसेस बोलेगा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलेगा तो भी हम लोग को इजीली मिल जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर क्वांटिटी वेरिएंस बोलेगा तो क्वांटिटी का डिफरेंस एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसआर। रेट वेरिएंस बोलेगा तो रेट का डिफरेंस एसआर माइनस एआर इंटू एक्यू। यील्ड और मिक्स बोलेगा तो एसक्यू माइनस लास्ट कॉलम इंटू एसआर। मिक्स वेरिएंस लास्ट कॉलम माइनस एक्यू इंटू एसआर। डन। तो काफी इजी था। जनरली हम लोग इसको एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, पर मेरे क्वेश्चन में बोला था एक्चुअल वाले को 100 केजी में निकाल, तो 500 के लिए दिया हुआ था, डिवाइड बाय 5 करके 100 में कन्वर्ट कर दिए। डन। चलो हम लोग करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर मॉक टेस्ट पेपर का। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। ये कैश बजट का क्वेश्चन है जो एकदम सिंपल है और इनफैक्ट सेम नंबर के साथ सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। फटाफट देखते हैं।
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हर महीने का सेल, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड दिया हुआ है। सेल में क्या लिखा है? 10% कैश में हो रहा है, मतलब बाकी 90% क्रेडिट में। और जो क्रेडिट में हो रहा है बोलते हैं उसका 50% एक महीना बाद मिला, बाकी 50% 2 महीना बाद। लैग पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिटर को पे करते हैं मटेरियल का 2 महीने बाद, वेजेस का 1 महीना, ओवरहेड का हाफ मंथ। कैश इन बैंक ओपनिंग दिया हुआ है 15,000 और बाकी 4 कैश इन्फो या कैश आउटफ्लो दिया हुआ है। यानी कैलकुलेशन करने लायक बस खाली पॉइंट नंबर बी है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बनाना क्या है? कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जून, 3 मंथ्स एंडिंग 30 जून। तो अगर हम लोग सीधा ऐसे इसमें देखें तो देखो भैया अप्रैल, सॉरी, हाँ, अप्रैल में जून का कैश बजट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 15,000। अब मेन जो मेरे को कैलकुलेशन करना है ना, वो सेल करके कितना मिला वो करना है। ये कैलकुलेशन हम लोग जरूर देखेंगे। अगर इसका कैलकुलेशन हमें करना हो तो ये कैसे होगा? देखो, फरवरी से लेके जून मंथ है, हर महीने का सेल दिया हुआ है, कितना कितना है? 15, 16, 17, 18, 19। कैश सेल्स कितना है? 10%। तो हर महीना कितना कैश है मेरे को पता है, 1500, 1600, 1700, 1800 एंड 1900। बाकी क्या है? क्रेडिट सेल कितना है? 13,500, 14,400, 15,300, 16,200 एंड 17,100। और क्रेडिट सेल के लिए क्या लिखा था? आधा 1 महीना बाद मिलेगा, बाकी आधा 2 महीना बाद। तो देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना होगा? तो पहले देखो इसका आधा इधर आधा इधर, तो 6750, 6750। इसका आधा इधर आधा इधर, कितना आएगा? 7,200, 7,200। इसको भी 50% ब्रेक करेंगे, ये आएगा 7650, 7650। इसका भी 50% ब्रेक करेंगे, ये आएगा 8,100। तो देखो मेरे को तो खाली अप्रैल में जून का निकालना था, तो यहां पर क्या लेंगे? कैश सेल्स से कितना आया, अगला कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कितना आया। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो तो 1700 प्लस 6750 प्लस 7200, 15,650। 1800 प्लस 7,200 प्लस 7650, 16650। और नेक्स्ट वाला आप देखेंगे ये आएगा 17,650। तो देखो सेल करके कितना मिला? 15,650, 16,650, 17,650। एग्जैक्ट ये नंबर आप लोग देखो यहां पर आप लोग का आया है। ठीक, मेन यही कैलकुलेशन था। और देखो यहीं पे एक वर्किंग नोट था और कहीं वर्किंग नोट का जरूरत ही नहीं है। अब एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 4 में जो जो पॉइंट था उसको फटाफट देख लेते हैं। क्या था पॉइंट 4 में? प्लांट एंड मशीनरी फरवरी में 1 लाख रुपए का खरीदे, पर हर महीने का इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपया अप्रैल करके पे कर रहे हैं। तो पेमेंट में अप्रैल में जून तीनों में 2,000 करके आएगा। 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 5% डिविडेंड रेट जून में पे किए, तो 5,000 रुपया जून के पेमेंट में आएगा। एडवांस व्हीकल को बेच के 11,000 जून में मिलने वाला है, तो रिसिप्ट में जून में 11,000 आएगा और डिविडेंड जून में 5,000 मिलने वाला है। तो देखो भैया ये दोनों रिसीव हो गया, ये दोनों पेमेंट हो गया। जून में है 11,500 का रिसिप्ट और वहां पे 2,000 का पेमेंट और 15 और 5,000 का पेमेंट। तो अगर आप लोग देखो तो एग्जैक्ट ये बात दिख जाएगा, 5,000 11,000 मिला, मशीन का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट। अब बस्ता क्या है? बस्ता बस खाली 3 चीज है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। अब मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड का कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे करके देख लेते हैं। मटेरियल का डिले करते हैं 2 महीना, इसका मतलब जो फरवरी में परचेज किया उसका पेमेंट फरवरी में नहीं 2 महीना बाद होगा, यानी कब होगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में पे करेंगे 9,800, मई में करेंगे 9,200, मार्च का मई में करेंगे और 9,500 करेंगे जून में। तो देखा 9,800, 9,200, 9,500 आना चाहिए, जो आया हुआ है। वेरी इजी। अब लास्ट पे वेजेस ओवरहेड को देखते हैं। वेजेस ओवरहेड में क्या है?
वेजेस का देखो दिया हुआ है 1 मंथ का डिले हो रहा है, यानी फरवरी का पेमेंट होगा मार्च में, मार्च का होगा अप्रैल में, तो अप्रैल में पेमेंट क्या हुआ 3200, अगले महीना क्या होगा 3400, अगले महीने क्या होगा 3800, तो 3200, 3400, 3800, सीधा लिखेंगे 3200, 3400, 3800। ठीक, लास्ट एक ओवरहेड बचता है। ओवरहेड में क्या लिखा हुआ है हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब क्या होता है, आधा महीना का डिले कर रहे हैं, यानी पहले हाफ मंथ का पेमेंट अगले हाफ मंथ में होगा, सेकेंड हाफ मंथ का पेमेंट उसके अगले महीने के फर्स्ट हाफ में होगा, यानी शॉर्ट हम लोग हर महीना क्या पे करेंगे, उस महीने का आधा प्लस पिछले महीने का आधा। तो अगर आपको कैलकुलेट करके देखे तो बताइए अप्रैल में पेमेंट क्या होगा, अप्रैल का आधा यानी 1100 प्लस पिछले महीने का आधा 1050, ये बन जाएगा 2150। मार्च में क्या बनेगा, सॉरी मई में क्या बनेगा, मई का आधा 1200, पिछले महीने का आधा 1100, कितना आएगा 2300, उसके अगले महीना में इसका हाफ 1250 प्लस पहले वाले का हाफ 1200, कितना आएगा 2450। ठीक, तो कितना आएगा 2150, 2300, 2450। अगर आप लोग देखोगे 2150, 2300, 2450, तो लेकिन मेरा पूरा कैश बजट बन गया, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कितना कलेक्शन हुआ आया टोटल, सारे पेमेंट को माइनस कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस आया, और यही क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग में ऐड किए, टोटल मिला, पेमेंट माइनस किए, मुझे मिला क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग, और ये सिलसिला चलता जाएगा। डन। चलो इसी के साथ हम लोग अपना सीएमए का मॉक टेस्ट पेपर 1 फॉर जून 2020 पूरा डिस्कस कर लिए हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। चलो डन, बाय।